अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ब्रैम स्टोकर की कहानियों के संग्रह से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मौत के बाद भी कोई बदला लेने वापस आ सकता है। यह एक ब्रिटिश अफसर की बताई हुई घटना है जो उसके साथ 1915 में घटी थी। कहानी द डेविल ऑफ नारूजिया सफा। एक अंग्रेज अफसर जो लंदन के वेलकाई स्क्वायर के एक फ्लैट में रहता था और ब्रिटिश फौजी चौकियों के मुआयने पर तैनात था, उसकी मुलाकात एक होटल में मुझसे हुई। हमारी उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद हम अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में मैंने अपने साथ हुए एक हादसे का जिक्र किया जिसमें मेरे बाएं बाजू की हड्डी टूट गई थी। घटना सुनाने के बाद मैंने उनसे अपनी जिंदगी का कोई अहम वाकया सुनाने को कहा। यह सुनते ही बूढ़े अफसर के चेहरे पर डर के भाव उभर आए, जैसे वह किसी बात को याद करके सिहर उठा हो। लेकिन फिर फौरन ही उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया। वह बोला, सर, मुमकिन है आप मेरी कहानी पर यकीन न करें और इसे बकवास करार दें, लेकिन यह एक सच है जिससे मुझे उस भयानक रात का सामना करना पड़ा था। उसने सिगार का आखिरी कश लेकर उसे ऐश ट्रे में धकेल दिया और धुआं फिजा में छोड़ते हुए अपनी कहानी शुरू की। यह जनवरी 1915 की बात है, जब मेरे पास आला अफसर के ऑर्डर आए जिनमें मुझे 2-3 दिन के अंदर नारूजिया सफाक नाम के गांव पहुंच जाने के लिए कहा गया था। यह गांव हमारे शहर से 95 मील दूर दक्षिण में था। इस गांव तक पहुंचने के लिए मेरे सामने सबसे बड़ा मसला किसी सवारी का मिल जाना था, क्योंकि नारूजिया सफाक तक सारा रास्ता पथरीली चट्टानों और कांटेदार झाड़ियों से अटा पड़ा है। माहिर से माहिर ड्राइवर भी ऐसी जगह गाड़ी चलाने में हिचकिचाता है। आम हालात में तो कभी भी वहां जाना पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। मुझे वहां जाने के लिए तैयारी करनी ही पड़ी। गाड़ी हासिल करने के लिए मैं स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे यह देखकर मायूसी हुई कि कोई भी ड्राइवर यार सफाक जाने को तैयार नहीं था। वजह साफ थी, मैं इस सिचुएशन से परेशान होकर पलटने ही वाला था कि किसी ने मुझे आवाज दी। मैं ठिठक कर रुक गया। यह एक लंबे कद का, दुबला-पतला और अजीब सी शक्ल का आदमी था। तेज तेज चलता हुआ मेरे पास आकर रुक गया। उस शख्स ने पहले तो मुझे सर से पैर तक घूरा और फिर फटी हुई आवाज में बोला, यार सफाक। मैंने भी जवाब दिया, हाँ सर। वह शख्स बोलता रहा, मैं यहाँ बड़ी देर से मौजूद हूँ और आपकी सारी बातचीत मैंने सुनी है। मैं इन ड्राइवरों की तरह बुज़दिल नहीं। मेरी सारी जिंदगी इन पहाड़ी जगहों पर गुजरी है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके इस दिलेरी भरे ऑफर पर पहले तो हैरान रह गया, फिर उसे ऊपर वाले की मदद समझते हुए मुतमईन संतुष्ट हो गया और उससे किराए के बारे में पूछा। सर, आप मील के हिसाब से जो देना चाहें वो दे दें। आप फौजी आदमी हैं और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। मेरा दिल खुशी के जज्बात से भर गया। मैंने उससे सुबह आने का वादा किया और चला गया, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि ड्राइवर की नजरें दूर तक मेरा पीछा करती रहीं। मेरा सफर 20 जनवरी की सुहानी सुबह को शुरू हुआ। गाड़ी पर जरूरत का सामान जैसे अटैची केस, बिस्तर बंद, सफरी बैग और बंदूक लादी। फिर वहां से रवाना हो गए। मैंने अपने 2 रिवाल्वर भी साथ रख लिए थे। मौसम बहुत ही सुहाना था। आसमान पर हल्का सा बादल छाया हुआ था। ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंके जिस्म को अजीब खुशी का एहसास दे रहे थे। रास्ते भर मौसम बहुत ही अच्छा रहा और कोई भी ऐसी घटना या बदलाव नहीं हुआ जो कि मैं बयान करूं। लेकिन शाम के वक्त जब हम यार सफाक से 10 से 12 मील दूर थे, उत्तर की तरफ से काली घटा उठी और देखते ही देखते चारों तरफ छा गई।
मैंने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा, लेकिन कुछ तो रास्ते की खराबी और कुछ बैलों के थककर चूर होने की वजह से ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अभी हम कुछ ही दूर जा पाए थे कि हर तरफ अंधेरा छा गया और इसके साथ ही मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो गईं। बारिश के साथ ही हमारी परेशानी भी बढ़ती गई, क्योंकि एक तो अंधेरा इस कदर बढ़ गया था कि 2-3 गज दूर की चीज भी साफ नहीं दिखाई दे रही थी और रास्ता उबड़-खाबड़ होने के कारण हर लम्हे गाड़ी उलटने का खतरा बढ़ता जा रहा था। और दूसरे, हमें यह भी ख्याल था कि अगर जल्द ही कोई छिपने की जगह न मिल सकी तो तूफान का मुकाबला इस खुले मैदान में ही करना होगा। ड्राइवर ने मुझे बताया कि इस जगह से आधा किलोमीटर के फासले पर एक पुराना डाक बंगला है। मैंने गाड़ी उधर ले चलने को कहा और थोड़ी देर के बाद हम उस डाक बंगले के पास पहुंच गए। यह एक पुराना सा इमारत नुमा कमरा था जिसके आगे काफी बड़ा बरामदा भी बना हुआ था। मैंने और ड्राइवर ने जल्दी जल्दी सामान उतारा और कमरे के अंदर ले जाकर रख दिया। हम दोनों पानी से शराबोर थे। हवा में ठंडक बहुत बढ़ गई थी और मुझे सख्त सर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन ड्राइवर पर सर्दी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, सर, हमें न जाने इस तरह के कितने तूफानों से वास्ता पड़ चुका है। अगर हम गरीब भी इस तरह सर्दी गर्मी का एहसास करने लगे तो 2 वक्त की रोटी नसीब न हो। बात सही थी, इसलिए मुझे खामोश होना पड़ा। फिर भी सर्दी से बचना जरूरी था, इसलिए मैंने कमरे में बिखरे हुए घासपूस को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और भीगे हुए कपड़े उतारकर निचोड़ने लगा। बैग में से दूसरे कपड़े निकालकर पहनने के बाद मैंने इत्मीनान की सांस ली। ड्राइवर भी भीगे हुए कपड़े उतार चुका था। मैंने उसे अपना पैंट और शर्ट पहनने को दे दी और खुद आग के करीब बैठकर तौलिए से सर के बाल सुखाने लगा। बाल सुखाने के बाद मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। सारा कमरा धूल मिट्टी से अटा पड़ा था और साफ मालूम हो रहा था कि इस इमारत को मुद्दतों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। छत पर जगह-जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श का पत्थर जगह-जगह से उधड़ गया था और उससे ईंटें झांक रही थीं। कमरे में कोई रोशनदान नहीं था। कमरे के उत्तरी कोने में दीवार से लगा एक पुराना टूटा फूटा सा ताबूत नुमा बॉक्स रखा हुआ था। मैंने उसे खोल कर देखा, वो खाली था। बाहर से ठंडी हवा का जोरदार झोंका आया और जलती हुई घासफूस फैल गई। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए उठा और दरवाजे के बाहर झांकने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। हवा की सनसनाहट भी अब ज्यादा हो गई थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। मैंने बैलों की तरफ देखा जो गर्दनें झुकाए खामोश खड़े थे। ठंडी हवा का एक और झोंका आया और मेरे पूरे जिस्म में कपकपी छूट गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और वापस आकर अपना बिस्तर बंद खोलने लगा। ड्राइवर दीवार से टेक लगाकर सो गया था। मैंने उसे जगाकर फर्श साफ करने को कहा। फर्श साफ करके मैंने एक गद्दा और कंबल तो ड्राइवर को दे दिया और खुद दूसरा कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। मैंने दोनों रिवाल्वर भरकर सिरहाने रख लिए और बंदूक भी सिरहाने खड़ी कर दी। घासपूस से जलती हुई आग धीरे धीरे बुझ चुकी थी, लेकिन नींद में न तो मुझे मोमबत्ती जलाने का ख्याल रहा और न ही खाने का। थकन से चूर तो था ही, लेटते ही सो गया। न जाने कितनी देर सोया होगा कि आंख अचानक खुल गई। आंख कभी की बुझ चुकी थी। कमरे में खूब अंधेरा फैला हुआ था। सारा जिस्म बावजूद सर्दी के पसीने में भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और किसी अनजाने एहसास के तहत अपने दिल दिमाग में एक खिंचाव सा महसूस कर रहा था। खुदा जाने यह इस तूफानी मौसम का करिश्मा था या इस कमरे के रहस्यमयी माहौल का असर था। दूर कहीं से तूफान के शोर में मिलीजुली किसी कुत्ते के रोने की हल्की सी आवाज आई।
गंदी और भयानक आवाज और एक लम्हे के लिए मैं लरस सा गया। जब मैंने जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर मोमबत्ती जलाई और कमरे में टिमटिमाती हुई हल्की पीली रोशनी फैल गई, मेरी नजर अनजाने तौर पर दीवार पर गई, जहां ड्राइवर सर टिकाकर सो गया था। मैं डर और हैरत की शिद्दत से उछल पड़ा। ड्राइवर गायब था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। मेरी हैरत और बढ़ गई। वो ताबूत भी अब वहां नहीं था। अब उस जगह एक टूटी फूटी और पुरानी सी कब्र नजर आ रही थी, जो जरूर कुछ देर पहले यहाँ नहीं थी। एक लम्हे के लिए मैं जमा सा बैठा रहा, फिर दिल कड़ा करके धीरे धीरे उठा और कब्र के सिरहाने लगे हुए कुतबे को पढ़ने लगा। अक्षर काफी हद तक मिट चुके थे। जो कुछ बाकी थे उनके जरिए मैं सिर्फ यह समझ सका, यह कब्र है ड्राइवर जोसेफ याफिल की, जो एक अंग्रेज अफसर के हाथों 15 दिसंबर 1895 को बेगुनाह कत्ल किया गया। यह कब्र उस जोसेफ याफिल की है जिसने मरने से पहले यह कसम खाई थी कि जब तक वह अपने कत्ल के बदले 100 अंग्रेजों को कत्ल नहीं कर लेगा, दम नहीं लेगा, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती फिरती रहेगी। मैंने कुतबे को पढ़ा और मौत मेरी आंखों के सामने नाचती नजर आने लगी। तो आज उसके शिकारों की लिस्ट में एक और बढ़ जाएगा। मैं उस घड़ी को कोसने लगा जब मैंने उस मनहूस ड्राइवर के साथ यहाँ आने का इरादा किया था। मेरी नजरों के सामने सारी घटनाएं आने लगी। मेरा गाड़ी की तलाश में जाना, वहां से मायूस होकर पलट आना और फिर इस मनहूस ड्राइवर का आना और उसकी दिलेरी भरा ऑफर, फिर तूफान का आना और ड्राइवर को फौरन डाक बंगले का ख्याल आ जाना और उसकी असाधारण हरकतें वगैरह। बारिश उसी जोर से हो रही थी। हवाएं सनसनाती, चीखती, चिल्लाती और सीटियां बजाती गुजर रही थीं। जब बादल गरजता और बिजली कड़कती तो ऐसा मालूम होता कि हजारों शैतान एक साथ मिलकर चीख पड़े हों। वक्त के साथ साथ मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। बाहर से कुत्ते के रोने की गंदी और भयानक आवाज आई। इस दफा जरा साफ तौर से ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कुत्ता धीरे धीरे इसी तरफ आ रहा हो। मेरे सोचने समझने की सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली थी। हालांकि इससे पहले मैं अपने दोस्तों में अपनी बहादुरी और होशियारी के ऊंचे ऊंचे दावे किया करता था और असल में सच्चाई भी यही है कि मैं बेहद निडर था। लेकिन इस वक्त माहौल ही कुछ इतना भयानक था कि मेरे होश और हवास सब उड़ चुके थे। दिल में एक लम्हे को इस मनहूस जगह से भाग निकलने का ख्याल आया, लेकिन उसी लम्हे बाहर इतनी जोर से बिजली कड़की कि पूरा कमरा लरस गया। छत पर ओले गिरने की आवाज सुनाई दी और मेरी रही सी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने सोचा कि बाहर जाकर कुत्तों की मौत मरने से बेहतर है यहाँ हालात का मर्दाना मुकाबला किया जाए। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मेरी कनपटियां चटकने लगीं और हाथ पैरों में सनसनाहट सी दौड़ गई। लेकिन फिर मैंने दिल कड़ा करके जोर से पूछा, कौन है? लेकिन इसके जवाब में मुझे क्या सुनाई दिया? रोंगटे खड़े कर देने वाली गूंज, कौन है? आवाज कुछ देर गूंजती रही और दोबारा दस्तक की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने क्रॉस का निशान सीने पर बनाया और दुआएं मांगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके के साथ मैंने दरवाजा खोल दिया। दोबारा डर की एक ठंडी सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ती चली गई। बाहर कोई भी नहीं था, खाली भयानक तूफान या चीखती हुई हवाएं थीं। मैंने जल्दी से दरवाजा फिर बंद कर लिया और ज्यों ही दरवाजा बंद करके मुड़ा, ऐसा महसूस हुआ जैसे घूमती हुई दुनिया रुक गई हो। दिल उछलकर हलक में आ गया और करीब था कि मैं डर की शिद्दत से बेहोश हो जाऊं। उफ! वो मंजर ही इतना भयानक था कि मैंने देखा कि वो कब्र जो कुछ देर पहले मैं देख चुका था फट गई थी और उसमें रखे हुए ताबूत का ढक्कन ऊपर उठ रहा था। मैं जमा सा खड़ा उसे देखता रहा।
ढक्कन ऊपर उठता गया और फिर ताबूत में से एक हाथ बाहर निकला। काले रंग का कटाफटा गंदा हाथ। मैं आधा बेहोश सा होकर दीवार से टिक गया। मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाई और फिर बुझ गई, बिल्कुल इस तरह जैसे उसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया हो। अब कमरे में पूरी तरीके से खामोशी और अंधेरा था, घुप अंधेरा। मुझे अपने दिल के धड़कने तक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जमा सा दम साधे दीवार से लगा खड़ा था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरे में कोई चल फिर रहा हो। कपड़ों की सरसराहट बढ़ गई। अचानक जहन पर फिर भाग निकलने का ख्याल आया और इस ख्याल के आते ही मैं दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाजा खोलने के लिए उसे झटका दिया, लेकिन रहे से मेरे होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से बंद था। कपड़ों की सरसराहट तेज हो गई और उसके साथ ही कमरा दिल को दहला देने वाले ठहाके हंसी की गंदी आवाज से कांप उठा। जिस्म के सारे रोंगटे अचानक खड़े हो गए। मैंने दरवाजे पर टक्कर मारी, लेकिन वो झरझरा कर रह गया। कमरा एक बार फिर उसी भयानक आवाज से गूंज उठा। मैंने दरवाजे पर लगातार टक्करें मारी। इसी बीच वो सरसराहट मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतने करीब कि मैं किसी की सांसों के छुवन अपने कंधे पर महसूस करने लगा। ठंडी ठंडी सांसों का गंदा छुवन जिससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। मौत का ख्याल आते ही मुझ में पहले से चौगुनी ताकत आ गई। मैंने ताकत जमा करके दरवाजे पर जोर से टक्कर लगाई। बादल जोर से गरजा, बिजली कड़की और कड़क करीब ही कहीं गिरी। दरवाजा टूट गया। मैं जोर में दरवाजे के साइड आगे जा गिरा। मुझे अपने पीछे फिर वही ठहाका, वही हंसी सुनाई दी। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा और पूरी रफ्तार से एक तरफ भागने लगा। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों के मुड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। फिर किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर कान के पर्दे फाड़ देने वाली धमाके की आवाज। मेरा पैर फिसला और मैं सर के बल जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को एक साफ सुथरे कमरे में एक आरामदायक बिस्तर पर पड़ा पाया। मेरे बिस्तर के आसपास 2-3 नर्सें और डॉक्टर खड़े हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आज मुझे 3 दिन के बाद होश आया है और यह कि मुझे चौकी के 2 सिपाही 3 मील दूर से बहुत ही खराब हालत में उठाकर लाए थे। मैं बुरी तरह जख्मी था और 3 दिन बेहोश रहा। मुझे यह भी मालूम हुआ कि बेहोशी के दौरान मैं अजीब अजीब बातें करता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं 1 महीने तक बीमार रहा और लगभग 2 महीने के बाद चलने फिरने के काबिल हो सका। इसके बाद पूछने पर पता चला कि वो डाक बंगला असल में उस ड्राइवर जोसेफ याफिल की आत्मा का डेरा है, जिसे एक अंग्रेज अफसर ने धोखे से कत्ल कर दिया था और वह अपनी कसम के मुताबिक 100 अंग्रेजों को मारकर बदला ले रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार ड्राइवर ने आपको उस वक्त क्यों नहीं मारा जब आप सो रहे थे। मैंने पूछा। हाँ, मैं यह तो बताना ही भूल गया कि मेरे गले में ताबीज था जिसे घबराहट में मैं देख नहीं सका और मेरा मानना है कि वो आत्मा इसी वजह से मुझे मार नहीं पाई। बूढ़े शख्स ने सिगार सुलगाया और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। तो दोस्तों, यह थी 1915 की एक सच्ची घटना जो ब्रैम स्टोकर की 10 क्वॉ जैसी कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक है। क्या आप भी ऐसे किसी अनजाने सफर पर निकलना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।